चलिए फार्मूला ये देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ m बराबर आई डैश अपान ओ डैश बराबर माइनस वी बाई यू फॉर स्फेरिकल मिरर। मतलब कि गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र का सत्यापन। ठीक ना, जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है गोलीय दर्पण के लिए वो आपको पता होगा कि आप यही लिखते हो m बराबर आई डैश अपान ओ डैश बराबर माइनस वी बाई यू। जो अभी मैंने आपको पहले वीडियो में डिस्कस किया उसी का जो पार्ट ये बचा हुआ था, जो प्रूफ वाला पार्ट है, इसमें मैं आपको यही चीज दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, आप इसको किसी भी मिरर के हेल्प से कर सकते हो, चाहे आप कॉन्वेक्स ले लेना चाहे कॉनकेव ले लेना। मैं एक की मदद से कर दे रहा हूँ, ऐसे दूसरे की मदद से भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अवतल दर्पण के द्वारा कर दे रहा हूँ, मतलब बाई कॉनकेव मिरर। ठीक ना, कॉनकेव मतलब अवतल और कॉन्वेक्स मतलब उत्तर। ठीक ना, तो मैं कॉनकेव की मदद से यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो थोड़ा देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ओ डैश। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु क्या है, ओ डैश। और आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट का अगर किरण आलेख खींचा जाता है तो उससे क्या करते हैं, कम से कम 2 किरणें लिया जाना चाहिए। कम से कम 2, उससे ज्यादा भी होता, मोर देन 2 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 तो चाहिए ही, क्योंकि जब दोनों परछेद करेंगे तभी क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज होता ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट लिया गया ओ डैश। यहाँ से हमने 2 रेज, पहले 2 रेज दिखाया गया। एक रेज आप देखिए यहाँ पर ओ डैश ए। ठीक ना, ओ डैश ये एक रेज यहाँ पर आप कराया गया। जब यहाँ पर आप, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मुख्य अक्ष के समांतर है, एक्स एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस मान लेना, इसके पैरेलल है। और जब इसके पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से जाएगी, वो हमेशा मुख्य फोकस से गुजरेगी। देख रहे हो ये वाला पॉइंट क्या है, एफ लिखा गया, इसका मतलब मुख्य फोकस वाला पॉइंट है, तो मुख्य फोकस से गुजार दिया गया। दूसरी रेज जो मैं यहाँ से गुजारा हूँ वो रेज यहाँ से गुजार दिया हूँ, कहाँ से, वक्रता केंद्र। और आप पढ़े हो कि कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरती है या वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, तो आपको पता होगा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से बैक हो जाती है, आउट मतलब उसी मार्ग से रिटर्न हो जाती है। इधर से देखो आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर के उसी मार्ग से वह वापस लौट गई। ये हो गई, ये दोनों किरणें यहाँ पर काट रही हैं, जहां पर काट रही होती हैं वहीं पर इस वाले पॉइंट का पॉइंट इमेज बनता है। फुल इमेज के लिए यहाँ से हमें प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देना होता है। जब परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो इस ऑब्जेक्ट ओ डैश का यहाँ पर फुल इमेज आई डैश प्राप्त हो जाएगा। ओ डैश यहाँ है, जैसे आते आएगा नीचे आ जाएगा तो उसी ओ डैश के रिस्पेक्टिव पॉइंट आई डैश नीचे आएगा और ओ के रिस्पेक्टिव पॉइंट यहाँ पर आई हो गया। ठीक ना, ये चीज हो गया है, ये इमेज की लंबाई होगी, ये ऑब्जेक्ट की लंबाई होगी। ठीक ना, और ये ध्रुव है, ध्रुव से लेकर के अगर आप बस तक की दूरी देखोगे मतलब ध्रुव से मतलब पोल से लेकर के ओ मतलब ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो होगी वो यू कहलाएगी। और ध्रुव से लेकर के इमेज तक की जो डिस्टेंस होगी उसे आप क्या बोलोगे, भी बोलोगे। और ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की जो दूरी होगी उसे आप क्या बोलोगे, यह बोलोगे। ठीक ना, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई ओ डैश लिया गया, ऑब्जेक्ट की लंबाई है, इसे बोलेंगे आप क्या, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। आई डैश क्या कहलाएगा, आई डैश कहलाएगा क्या, लेंथ ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई। ये इतना चीज इसमें है। यहाँ पर 2 रेज के अतिरिक्त एक रेज मैं और लिया हूँ। ठीक ना, एक रेज और ले रखा हूँ, उस रेज को मैं यहाँ से गुजारा हूँ, कहाँ से, पोल से, ध्रुव से गुजारा हूँ। बस आपको याद रख लेना है कि जब ये रेज यहाँ से इंसिडेंट करवाया गया, यहाँ पर आकर इंसिडेंट हुआ, ठीक ना, तो यहाँ पर जब इंसिडेंट हुआ तो आपको बताया गया है ये वक्रता केंद्र से दर्पण को मिलाने वाली कोई भी रेखा अभिलंब कहलाएगी। तो आपतन बिंदु से पास आउट हो रहा हो बस वही अभिलंब हो जाएगा, वक्रता केंद्र से जाए और अब जहां पर आपतित किरण हो रही वहीं से गुजर जाए तो अभिलंब हो गया। तो ये आपका अभिलंब का काम कर रहा है। तो पढ़े हो कि ये आपतित किरण है, ये यहाँ से पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, इधर निकल गई। ठीक है ना, जब यहाँ से निकल जाएगी आपको ये बताया गया है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये अभिलंब हुआ, जो मुख्य अक्ष अभिलंब का काम कर रहा है, और ये आपतित किरण है, दोनों के मध्य का कोण आपतन कोण थीटा मान लेता हूँ। ऐसे परावर्तित किरण ये वाली है, ठीक है ना, मतलब इसको मैं मान लेता हूँ ए बी मान लेता हूँ। तो पीबी जो रेज यहाँ पर दर्शाई गई है, ये वाली रेज, पीबी वाली रेज, ये क्या है, परावर्तित किरण है। इसके मध्य का कोण यहाँ पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण होगा, जो कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए बस हमें केवल 2 ट्राइंगल इस प्रकार से चयनित कर लेना है जिसमें एक में ऑब्जेक्ट आ जाए
ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाए और एक में इमेज की लेंथ आ जाए, ठीक ना। और दोनों ट्राइंगल जो लिए जाएंगे उनको हमें सिमिलर दिखा देना होगा। सिमिलर का मतलब समरूप दिखा देना होगा। और दो त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या शर्त पड़े हो, दोनों त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बस यही चीज हमें इसमें करना होगा। तो यहाँ पर देखो हम दो त्रिभुज सिलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान समझिएगा कौन से दो त्रिभुज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। पहले यहाँ पर मैं ले रहा हूँ त्रिभुज एक जो ऑब्जेक्ट से बना है पी ओ ओ डैश, पी ओ ओ डैश, पी ओ ओ डैश एवं त्रिभुज पी आई आई डैश, पी आई आई डैश। ये दो त्रिभुज सिलेक्ट कर रहा हूं। दोनों त्रिभुज में देखता हूं संगत संगत कोण बराबर हैं कि नहीं। तो देख लेते हैं। पहले ये वाला है ऑब्जेक्ट वाला, पहले मैं उसमें एक कोण देख लेता हूं। ये वाला कोण एंगल, इस कोण को आप क्या बोलोगे, जहां का कोण देखते हैं वो बीच में रहता ओ पी ओ डैश, एंगल ओ पी ओ डैश बराबर ये थीटा है। उसी प्रकार से इसमें देखो इमेज वाले में ये चीज है आई पी आई डैश, एंगल आई पी आई डैश। दोनों कोण क्या है, थीटा। थीटा क्यों हो गए, क्योंकि परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। आप लिख सकते हो परावर्तन नियम से ऐसा होगा, ठीक ना, परावर्तन नियम से ऐसा हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इस कारण ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं, या समीकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा उसके बाद देखते हैं यहाँ का एंगल ये 90, क्योंकि ये मुखज पर लंब है ऑब्जेक्ट। इमेज मुखज के नीचे एकदम लंबवत बनेगा। तो जहाँ जैसे ऑब्जेक्ट रखा गया होगा वैसे इमेज बनेगा, जितना झुकाव पर ऑब्जेक्ट होगा तो झुकाव पर इमेज बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं एंगल पी ओ ओ डैश, एंगल पी ओ ओ डैश बराबर एंगल यहाँ पर पी आई आई डैश, पी आई आई डैश। ये भी बराबर, दोनों के लेंथ आपस में क्या होंगे, यहाँ पर ये भी 90 है और ये भी 90 है। देख रहे हो ये 90 है और ये भी क्या है 90 है। तो यहाँ लिख सकते हो 90 डिग्री, ये मतलब कि समकोण है, इसलिए आपस में क्या हो गए हैं, दोनों ट्राइंगल आपस में, दोनों एंगल आपस में क्या हो गए हैं, बराबर। अब दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो गए हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रमेय है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल ए है, एक ट्राइंगल ए है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 30, ये एंगल 30, बचा हुआ जो है तो 60 इसमें होगा तो इसमें भी 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ठीक ना, तीनों का सम तो 180 होता ही है। अगर ये दोनों मिलकर के 120 हो रहे हैं तो यहाँ भी तो 120 हो रहे हैं, तो बचा कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। इसका मतलब थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। दो अगर बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। इसी कहते हैं प्रमेय से दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जो बचा हुआ है इसलिए उसको लिख लेंगे एंगल, ये वाला बचा हुआ है एंगल ओ ओ डैश पी, एंगल ओ ओ डैश पी बराबर इसमें क्या होगा, एंगल आई आई डैश पी, एंगल आई आई डैश पी। ये आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर क्यों हो जाएंगे, आप इसको लिख सकते हो, यहां मैं इसको लिख देता हूं प्रमेय से, ठीक ना, प्रमेय से ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। प्रमेय मतलब वही तीनों का योग 180 अंश होगा। तो अगर एक थीटा एक 90 होगा, तीसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर लिखना और लिख देना 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि तीनों का 180 तभी हो पाएगा। तो ये हो जाएगा और तीनों कोण बराबर हो गए। अब आप लिख सकते हो, इसलिए यह अतः करके लिख देना, अतः त्रिभुज ये और ये आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। अतः त्रिभुज पी ओ ओ डैश सिमिलर हो गया है, समरूप हो गया है त्रिभुज पी आई आई डैश के। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, पढ़े हो, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक ना। अब ये दो त्रिभुज समरूप हो गए हैं, अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इनके संगत भुजा हम ले लेते हैं, ठीक ना, इनके संगत भुजा हम ले लेते हैं। तो पहले वाले ट्राइंगल में हम लेते हैं थीटा के सामने की भुजा ओ डैश, और इसमें थीटा के सामने की भुजा आई आई डैश। समान कोण के सामने भुजा का अनुपात बराबर होता है, ये पता रहे, ठीक ना। और उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं जो रेज से जो साइड बनती है उसका सिलेक्शन कभी नहीं, कि किसी भी डेरिवेशन में जो रेज से साइड बनेगा, मतलब किरण से जो भुजा बनेगी उसका सिलेक्शन नहीं करना। जो मुखज पर हो, मुखज के ऊपर हो, बस वही, ठीक ना, वही लिया जाएगा। तो अब की बार यहां से हम पी ओ ले लेते हैं, पी
ओ, तो यहाँ पर पी ओ लिया जाएगा, मतलब इस ओ डैश के सामने की साइड को ले रहे हैं, तो अब इसमें आई डैश सामने की साइड पी आई हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पी आई लिखा जाएगा। ये चीज तो हो गया। लेकिन एक बात और समझ लो कि हमें रेखीय आवर्धन निकालना है, तो रेखीय आवर्धन जो हम निकालेंगे इसे क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इसलिए रेखीय आवर्धन बराबर, इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं, इसलिए यम बराबर उल्टा कर दिया जाएगा, आई आई डैश अपान ओ ओ डैश, और ये भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर पी आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ओ हो जाएगा। इतना बन जाएगा। अब इन्हीं के बैलोज को यहाँ ले आकर के रख देते हैं। जब इस बैलोज को यहाँ ले आकर के आप रख लोगे तो थोड़ा देखो क्या बन जाएगा ये चीज। यहाँ पर कर दे रहा हूं, यम बराबर आई आई डैश। अच्छा, थोड़ा इसमें देखिए, जो फिगर में बनाया उसमें इमेज उल्टा बना हुआ, नीचे बना हुआ है। यहाँ पर लिखा जाएगा आई आई डैश, ठीक है ना, आई आई डैश। ठीक, अगर हम इसका चिन्ह परिपाटी के साथ इनके बैलोज को रख लें तो देखो थोड़ा आसान हो जाएगा। इमेज उल्टा बना हुआ है, इसलिए चिन्ह परिपाटी के साथ अगर रखा जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो माइनस आई आई डैश में लिख दे रहा हूँ, चिन्ह परिपाटी लगा दिया हूँ अब की बार, ठीक ना। चाहे इसकी लंबाई को कुछ h1 h2 मान लीजिए, चाहे यही लिख दो, तो माइनस आई आई डैश। और नीचे क्या, ये ऑब्जेक्ट है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी लेंथ तो नेगेटिव आएगी। जो कुछ भी होगा वो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अगर चाहो तो आप मान भी सकते हो आई आई डैश बराबर, हाँ, ओ ओ डैश और आई आई डैश की लेंथ, ओ डैश को हम मान लेते हैं h1 है और आई आई डैश को मान लेते हैं क्या है, h2 है। तो ये जो लेंथ होगा, h2 वाली लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, जबकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर रखा गया है, धनात्मक हो जाएगा। बराबर क्या लिखोगे, पी आई, ध्रुव से लेकर के इमेज तक की दूरी जानते हो भी कहलाता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार निगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किरण इधर जा रही है, इधर आ रही है सब, और आप उसके विपरीत दूरी नाप रहे हो, जान रहे हो। पहला पॉइंट ध्रुव बोलना है, नहीं कि आईपीएम बोल दें। पहला पॉइंट ध्रुव होता है, यहीं से आपको दूरी का मेजरमेंट करना होता है, यहीं समस्त दूरियां मापी जाती हैं। इसलिए पहले पी आई जब करो आपको ये इधर आना होगा, इसलिए दूरी निगेटिव हो जाएगी। और क्या है, पी ओ बच रहा है ना, पी ओ, ध्रुव से ऑब्जेक्ट तक की लेंथ जो होती है यू कहलाती है, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पर यू लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर यहाँ वाला साइन रहेगा निगेटिव, वो उधर भेज दिया जाएगा। तो यम बराबर आ जाएगा h2 बाई h1, या इसको माइनस हम यहाँ भेज लिए तो माइनस भी बाई यू, इसी को यहाँ पर लिख दिया गया माइनस भी बाई यू। यही हो गया रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र, ठीक ना। यम बराबर h2 अपान h1 बराबर इतना। चाहे इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, यम बराबर लेंथ ऑफ इमेज अपान लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू आ जाएगा, इसका जो मान होगा वही क्या है, माइनस भी बाई यू के बराबर लिखा गया है। इसका मान जो लिखा गया है वही क्या है, माइनस भी बाई यू के। चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक ना, दोनों बातें एक है। और इस बात को आपको याद रख लेना है, जब भी इमेज, केस मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, केस नंबर फर्स्ट, ठीक ना। केस नंबर फर्स्ट ये है कि अगर इमेज आपका आभासी बना, ठीक ना, आभासी और छोटा बन गया, उत्तल दर्पण हो गया, तो आभासी होगा तो छोटा अगर बना, और सीधा उत्तल दर्पण होगा सीधा भी बनेगा, ठीक ना। छोटा है क्योंकि ये छोटा ये बड़ा, तो इसका मतलब इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा, यम जो आएगा वो लोअर देन 1 आएगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन प्लस लिया जाता है, इसलिए इसका मान +1 से छोटा होगा। केस नंबर सेकंड जो इसमें लिया जाएगा, केस नंबर सेकंड, अगर इमेज आभासी बना और अब की बार छोटा ना बन तो क्या बन गया, बड़ा बन गया, ठीक ना। लेकिन ये पता है आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता ही है, ठीक ना। अब की बार में क्या होगा, इमेज बड़ा है, ये बड़ा, ये नीचे वाली क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, तो अब की बार क्या हो जाएगा, यम ग्रेटर देन +1, यम का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। ये केस हो जाएगा। और केस नंबर थर्ड में क्या पढ़ोगे आप लोग,
अगर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतने बड़े इमेज बन रहा हो, ऐसा जानते हो केवल किसमें पॉसिबल होता है, अवतल में पॉसिबल होता है, उत्तल में पॉसिबल होता नहीं है। उसमें हर केस में इमेज जो होता है आभासी सीधा और छोटा आता है, तो उसकी लीनियर मैग्नीफिकेशन हमेशा एक से छोटी रहेगी। लेकिन अवतल दर्पण केस में उसमें आभासी बनता है, वास्तविक बनता है। आभासी वाले में तो एक से बड़ा, क्योंकि आभासी पद उसका एक से बड़ा होगा। अगर यम एक से बड़ा है तो अवतल दर्पण समझ जाना है, अगर यम एक से छोटा है तो उत्तल दर्पण समझ जाना है, ठीक है ना। लेकिन अगर यम जो होगा वास्तविक के लिए होगा, वास्तविक यहाँ पर मैं लिख रहा हूं तीसरा, अगर इमेज जो बन रहा होगा वास्तविक बन रहा होगा, ठीक ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो दोनों बनता है, वह छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है। तीनों केस बनते हैं उत्तल में, ठीक ना। तो वास्तविक जो बनेगा, जान दे वास्तविक होगा तो उल्टा तो होगा ही, उल्टा तो होगा ही, लेकिन वो छोटा भी होगा, बराबर भी होगा, बड़ा भी होगा। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो रेखीय आवर्धन जो यम आएगा इसका वैल्यू तो निगेटिव रहेगा, वैल्यू तो निगेटिव आएगा, लेकिन ये वैल्यू जो निगेटिव आएगा यहाँ पर, ये निगेटिव मान लीजिए ऐसा आ जाए, यम बराबर लिख देगा -1/2, निगेटिव है। पर निगेटिव देखो ये नहीं देखना है कि गणित के अनुसार एक से छोटा तो है, ये तो बात समझ रहे हम, ये नहीं सोच लेना ये जो यहाँ पर देख रहे हो एक से छोटा है, इसका ये मतलब हो गया है, जो इसका इमेज जो लेंथ यम बराबर -1/2 देख रहे हो, इसका मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए दर्पण तो अवतल है, दर्पण क्या है, अवतल है, और उसका जो रेखीय आवर्धन है एक से छोटा है। रेखीय आवर्धन एक से छोटा होने का मतलब ये है कि जो अवतल दर्पण के 6 केसेज होते हैं उनमें से स्टार्टिंग के 2 केस, जब वस्तु अनंत पर होता है या जब वस्तु वक्रता केंद्र से निश्चित दूरी पर होता है, उन दोनों केस में से कोई केस है, ठीक ना। और जब यम का मान निगेटिव हो लेकिन 1 के बराबर आया हो, यहाँ पर -1 माइनस बता रहा वास्तविक प्रतिबिंब, और 1 बता रहा है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतने बड़ा इमेज है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतने बड़ा क्या है, इमेज है। तो ये चीज में आप इसको समझ लें, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर लिखा गया होगा, आप यहाँ पर देखो मैं लिखा हूं ये प्रूफ में आई डैश अपान ओ डैश, अगर 1/2 इसका मतलब आई डैश का मान 1, ओ डैश का मान 2, तो ये 2 हो गया, 1 हो गया, मतलब वस्तु बड़ा प्रतिबिंब छोटा। अगर 1 लिखा गया तो इसका मतलब 1/1 लिखोगे, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अगर यम आपका -3/2 आ गया, मान लीजिए ये चीज आया है, तो ऑब्जेक्ट छोटा वस्तु बड़ा आ गया, तो मतलब ये तीनों केस जो आपको मिलेंगे -1/2, -1, -3/2, मतलब 1 से छोटा, 1 के बराबर, 1 से बड़ा, ये तीनों केसेज केवल अवतल दर्पण में ही मिलेंगे। हाँ, अवतल दर्पण में ही मिलेंगे और किसी दूसरे दर्पण में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, तीनों केस जो मिलेंगे केवल अवतल में। बात यही इतना याद रखना, आभासी के लिए रेखीय आवर्धन पॉजिटिव और वास्तविक के लिए रेखीय आवर्धन नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। ये इतना पार्ट है, ये इसका डेरिवेशन है, आपको इसको अच्छी तरह से समझ जाना होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। अब इसी को जो ये लिखा गया है इसी का मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ दूसरे फॉर्मेट पर, ठीक ना। भाई जो लिनियर मैग्निफिकेशन लिखा गया है इसका जो फार्मूला ये आया, इसका रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ जो दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी के पदों में, ठीक ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इन फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक ना। तो जो इसका जो फोकल लेंथ होगा उसके टर्म इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा इसको थोड़ा देख लेते हैं। जब उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन करोगे तो देखिए कैसे दर्शाया जाएगा। आप इस बात को पढ़े होंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जिसे बोला जाता है दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। ये दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र है। आपको चाहिए क्या, v/u चाहिए, तो v/u चाहिए तो हम इसको v से भाग करा देते हैं, और v से भाग कराओगे v/f, यहाँ पर v/u, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, v को v से डिवाइड करो तो 1 आएगा, इसको यहाँ कर लेना तो v/f -1 बराबर v/u आ गया, ठीक है ना। जब इतना आ जाएगा इसको हम सॉल्व यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो v - f अपान f आ जाएगा और बराबर यहाँ पर v/u आ जाएगा। अगर v से भाग कराएंगे तो ये बन गया, ठीक है ना, ये बन गया। अब यही चीज ले आकर के हम यहाँ पर रख देते हैं तो देखो क्या बनेगा। अगर यही वैल्यूज आप ले आकर के यहाँ रख देते हो, इस फार्मूले में रखोगे, तब देखो यम बराबर
तब m बराबर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, तब m बराबर आई डैश अपान ओ डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस v बाई यू। v का मतलब ये वाला पार्ट, v का मतलब ये, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, v माइनस एफ अपान क्या हो जाएगा, एफ। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हो तो माइनस मल्टीप्लाई कराने पर हो जाएगा क्या, एफ माइनस v बटे एफ। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा, देख रहे हो, m बराबर एफ माइनस v अपान एफ। ये फार्मूला आ जाएगा कब, ये जब आपको एफ और v पता हो, डायरेक्ट इस फार्मूले में रख करके आप m निकाल सकते हो, लीनियर मैग्निफिकेशन को निकाल सकते हो, ठीक है ना। नहीं याद रखते हो तो कोई जरूरत इसकी नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टली अगर आंसर आपको लाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर चाहते हो, फार्मूला याद रखना बेहद जरूरी होगा। एफ और v के मान रखिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तब आपको वहां से u निकालने की जरूरत नहीं, अगर u निकाल लोगे तो निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, तब u निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकलेगा। इसी में देखो, अगर हम इसी फार्मूले को जो मैं यहाँ पर v से डिवाइड करा हूँ, अगर इसी फार्मूले को मैं u से डिवाइड किया होता, तब देखते हैं फार्मूला कैसे बना होता। तो इसी फार्मूले को, अब इसी फार्मूले को अगर हम v से डिवाइड u से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर u बटे क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, बराबर यहाँ पर u बटे u मतलब 1, और यहाँ पर क्या u बटे v हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस एक को हम यहाँ लेकर आते हैं, जब इस एक को यहाँ लेकर आओगे तो यहाँ पर u बटे f और माइनस 1 हो जाएगा, बराबर u बटे v हो जाएगा। अब इसका पहले मल्टीप्लाई करा देना, u माइनस f बटे क्या हो जाएगा, f बराबर v बटे, बराबर u बटे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। इतना मिल गया आपको। आपको पता लीनियर मैग्निफिकेशन v बाई यू होता है, यहाँ पर u बाई v है, तो इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा करेंगे तो यहाँ पर f अपान आ जाएगा क्या, u माइनस f, और ये उल्टा होकर के v बाई यू आ जाएगा। इतना बन गया, और जब इतना बन गया, यही फार्मूला फिर अगर इसमें रख दिया जाए, ये जो यहाँ पर आया, जो सेट यहाँ हुआ है, अगर ले आकर के आप इसको यहाँ रखते हो, तब देखो m बराबर क्या आ जाएगा, तब m बराबर क्या आएगा, आई डैश अपान ओ डैश बराबर माइनस, और यहाँ पर देखो v बाई यू के स्थान पर f अपान u माइनस f लिखोगे, तो यहाँ पर f अपान u माइनस f, जो माइनस है चाहे जहां पर मल्टीप्लाई कराओ उससे कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होकर f अपान ये हो जाएगा f माइनस u, ठीक है ना। ये फार्मूला हो गया। तो एक फार्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का ये भी बनेगा, और एक फार्मूला इसका ये भी बनेगा, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस अब इसके बाद मैं आपको एक फार्मूला, एक डेरिवेशन और बताऊंगा, ये 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, और ये भी चाहे उत्तल लेंस की, चाहे उत्तल दर्पण की मदद से आप कर लेना, चाहे उत्तल की मदद से, एक से मैं बता दूंगा, एक से आप लोग कर लेना। इसी के बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल बचेगा। न्यूमेरिकल के लिए आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप लोग उसको ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर उसको मैसेज कर देना। पर्सनल नंबर पर आप मैसेज करोगे तो अगले दिन मैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक ना।